1965 हो गया, हम लोग देखते हैं 1971 का वॉर जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था, मतलब जस्ट जब इसका डिटेल देखेंगे तो टाइम। अब देखते हैं 1971 का इंडिया पाकिस्तान का वॉर, ठीक। 1961 में जो टाइम है, देखो 47 के बाद क्या हो गया कि पाकिस्तान अलग हो गया और इंडिया अलग हो गया, लेकिन पाकिस्तान जो था दो पार्ट में था, एक ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान। जो आज बांग्लादेश कहते हैं वो ईस्ट पाकिस्तान था, मॉडर्न बांग्लादेश। फेस द नेग्लेक्टेड। तो लेकिन क्या हो गया कि पाकिस्तान को मतलब अलग होने के बाद जो कंट्रोल था पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन या मतलब पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में, या इवन इवन द इंटायर पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान पे जो कंट्रोल था वो किसका था? वेस्ट वाले का, वेस्ट पाकिस्तान का था। वेस्ट में भी किसका? जो पंजाबी थे, जो पंजाबी था उसका पूरा कंट्रोल था पाकिस्तान के अंदर था, ठीक। और दूसरा चीज, जब बांग्लादेश को देखोगे तो बांग्लादेश था मतलब कल्चरली, लैंग्वेज के बेसिस पे बांग्लादेश में बंगाली बोला जाता था, कल्चर में बंगाली कल्चर उसका आता है। मतलब इस सब तरीके से वो वेस्ट से पूरा डिफरेंट था। लेकिन जो पॉलिटिकल कंट्रोल था वो वेस्ट पाकिस्तान पंजाबी के हाथ में था, और बांग्लादेश जो था इधर ईस्ट में थे। तो इनके साथ क्या होने लगा? भेदभाव होने लगा, ठीक। भेदभाव इस लेवल पे होने लगा कि मतलब डेवलपमेंट में इनका मतलब कोई रोल नहीं होता था, पॉलिटिकल लीडरशिप में इनका रोल नहीं होता था, इनके साथ मतलब किसी भी तरीके से जो पोस्ट कॉलोनाइजेशंस के बाद जो किसी भी कंट्री को ऊपर उठाने के लिए बहुत लेवल पे सपोर्ट करना पड़ता है, इकोनॉमिक सपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए, अलग अलग सपोर्ट होना चाहिए, वो ईस्ट पाकिस्तान की तरफ हो नहीं रहा था, मतलब बांग्लादेश की तरफ हो नहीं रहा था, क्योंकि ये वाले जो थे पंजाबी जो थे वो पॉलिटिक्स पे कंट्रोल कर रखा था, और पूरे उसको वेस्ट का जो सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि वेस्ट कोल्ड वॉर का टाइम था, तो अमेरिकन एंड एलाइड सब पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक। तो पाकिस्तान वो जितने भी अपॉर्चुनिटी उधर से मिलता था वो केवल वेस्ट पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में लगा हुआ था, ठीक। इधर ईस्ट बांग्लादेश की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। तो अब बांग्लादेश में जब किसी भी कंट्री के अंदर यदि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी उसको आगे नहीं बढ़ाओगे, उसमें जॉब नहीं क्रिएट करोगे, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं क्रिएट करोगे, या एग्रीकल्चर के लेवल पे एग्रीकल्चर का डेवलप नहीं करोगे, ठीक। जो जो सोशल कैपिटल होना चाहिए, जैसे हेल्थ होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, मतलब इस सब में आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो लोगों का जो लाइफ होता है वो बहुत उससे इफेक्ट होता है, ठीक। तो लिविंग स्टैंडर्ड कमजोर होता चला जाता है उसका, बहुत सारे तब पॉलिटिकल लीडरशिप को लेके उनसे वो बहुत नाराज हो जाते हैं, ठीक। तो वो एक रेवोल्यूशंस का एक फेज स्टार्ट होता है, जो कहते हैं ना जब बैकग्राउंड उसका तैयार होना, तो वो एक बैकग्राउंड तैयार होता है, फिर उसी में कोई लीडरशिप निकलता है, वो लीडरशिप उसको लीड करता है, तो फिर मतलब रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है वहाँ पे। तो 1970 में जो थे शेख मुजीबुर रहमान, वो जो थे वो ईस्ट बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान का वो नुमाइंदा थे, ठीक। तो जो इलेक्शन जो हुआ था, तो उस इलेक्शन में जो मेजोरिटी जो थे वो शेख मुजीबुर रहमान थे, मतलब सबसे ज़्यादा वोट हासिल की थी, सबसे ज़्यादा उनके पास सीट आया था। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्शंस जो पॉलिटिकल कंट्रोल होना चाहिए वो शेख मुजीबुर रहमान के हाथ में होना चाहिए। तो इलेक्शन तो ईस्ट और वेस्ट दोनों पाकिस्तान को मिला के हुआ था, तो क्योंकि दोनों तो एक कंट्री था, तो जीत किसकी हुई थी? शेख मुजीबुर रहमान को। तो अब जो वेस्ट वाला जो था लीडरशिप वहाँ का था, ये सोच रहा था भाई इसको हम कैसे लीडरशिप अपने हाथ में दे दें, ये तो ईस्ट वाला है। तो वो देना नहीं चाहते थे, मुजीबुर रहमान के अंदर में लीडरशिप देना नहीं चाहते थे। मतलब मुजीबुर रहमान को दे देता तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मुजीबुर रहमान होते, वहाँ पे कंट्रोल फिर करते। तो फिर उससे क्या होता कि वो दोनों को मतलब देखते, मतलब ये ईस्ट को भी देखते और वेस्ट को भी देखते। पहले का लीडरशिप क्या था, केवल वेस्ट को देखता था, वेस्ट पाकिस्तान को केवल आगे बढ़ाने में लगा हुआ था, ठीक। ईस्ट को देख नहीं रहा था, तो मुजीबर रहमान के हाथ में पॉलिटिक्स लीडरशिप चला जाता, तो वो दोनों को देखते। तो वहाँ का जो वेस्ट वाला जो पंजाबी थे वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, ठीक। दूसरा चीज़ ये था कि बांग्लादेश के अंदर जो कि बंगाली है, बंगला भाषा है वहाँ का लैंग्वेज। तो वेस्ट वाले ने क्या कहा, जब भाई नहीं, बिकॉज ऑफ रिलीजन, हम इस्लामिक रिलीजन को मानने वाले हैं, तो हमें उर्दू को अपनाना चाहिए, जो आपका कल्चर है इस कल्चर को आप क्या करो, खत्म करो, हटाओ, ठीक। लेकिन कल्चर एक ऐसा चीज होता है किसी भी कंट्री के लिए, वो एक आइडेंटिटी होता है, ठीक। वो आइडेंटिटी होता है। आप यदि देखोगे तो इवन केरला में देखोगे तो केरला में मलयालम, वहाँ का जो मुसलमान है वो मलयालम बोलता है। आप यूपी का मुसलमान देखोगे तो वो भोजपुरी बोलेगा, हिंदी बोलेगा, मतलब
रिलीजन अपने जगह पे है, लेकिन जो कल्चर है, जो वे ऑफ लिविंग है, लाइफस्टाइल है, वो जो होता है ना, वो उस लोकल एरिया का उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है। ठीक, तो उससे इन्फ्लुएंस होता है, समझ गए। तो जो उर्दू को थोपने की कोशिश की थी ईस्ट बांग्लादेश के अंदर में, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था। और दूसरा जो पॉलिटिकल लीडरशिप था, वो अपने आप को मुजीबर रहमान के हाथ में देना नहीं चाहते थे, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था, समझ गए। अब देखिए, हम इसका बैकग्राउंड आपको बता दिए। 97 में शेख मुजीबुर रहमान पार्टी वन द नेशनल इलेक्शंस, बट वाज डिनाइड पावर, पावर उससे देना नहीं चाहता था। 25 में 1971 पाकिस्तान लॉन्च द ऑपरेशन सर्च लाइट। ठीक, तो जब वो देने की कोशिश नहीं की, और इधर तो वो बैकग्राउंड पहले से ही तैयार हो रहा था, क्योंकि इकोनॉमिक लेवल पर बहुत नीचे चला गया था ईस्ट वाला, और उर्दू भाषा थोपने की कोशिश कर रहा था, तो वो एक टाइम एक तरह से वो एक अपराइजिंग स्टार्ट हुआ था। तो पाकिस्तान ने तुरंत मिलिट्री इंटरवेंशन स्टार्ट किया था, ऑपरेशन सर्च लाइट स्टार्ट किया, और उसमें उन्होंने किलिंग थाउजेंड इन ईस्ट पाकिस्तान। जो जो ब्रुटलिटी होना चाहिए, वो पाकिस्तान ये वेस्ट वाला ने, ये मतलब वहाँ पे बहुत बड़ा उसका ये था, मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप, या स्ट्रेटेजिकली फॉलो, मतलब कह सकते हैं बैक, मतलब बैक फायर कर गया, कि वो सिचुएशन को समझ नहीं पाया। जो भाई, अभी हमें क्या करना चाहिए, जो उसका डिमांड है उसको फुलफिल करना चाहिए, ये करना, और उसको अपने में मिला के रखना चाहिए। उस चीज़ को माना नहीं, लेकिन वो उसने सोचा कि भाई हम फोर्स का यूज़ करेंगे, ब्रुटलिटी करेंगे, तो ये डर जाएंगे, तो ये पूरा ये अपराइजिंग ये खत्म हो जाएगा। ये चीज़ सोचा। दूसरा सेकंड चीज़ होता है, जो कि मैं भाई, दो कंट्री जिसका एक कितना कहाँ है, वेस्ट में है, एक ईस्ट में है, उसको एक लीडरशिप कैसे कंट्रोल करेगा, ये जो है ना, जोग्राफिकली वाइबल था नहीं। ठीक, जोग्राफिकली वाइबल था नहीं, तो ये ऑब्वियसली 1970 में नहीं होता, तो 10 साल के बाद होता, 5 साल के बाद होता, लेकिन ईस्ट वाले को टूटना ही टूटना था। जैसे कि अभी बलूच का बोला चल रहा है, बीएलए, जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, जो आपका बलूचिस्तान का पार्ट है, वो अभी टूटने के लिए तैयार है। सिंध का है, वो भी टूटने के लिए तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा तो टूटने के लिए तैयार है। मैं थोड़ा सा इससे हट के बता देता हूँ, बीएलए में ये बलूचिस्तान में क्या होता है। देखो, बलूचिस्तान है एक ट्राइबल बेल्ट है, ठीक, ट्राइबल बेल्ट है। तो जब 1947 में जो आज़ाद हुआ था ना, तो बलूचिस्तान इवन वहाँ अपने आप को पाकिस्तान का पार्ट मानते ही नहीं थे। वो कहते थे भाई, जो मेरा कल्चर है, मेरा लैंग्वेज है, बलूची उनका लैंग्वेज है, मेरा सब कुछ है। इवन मैं ब्रिटिशर के अंडर में नहीं था, डायरेक्टली नहीं था। तो वो चीज़ मतलब वो सब चीज़ हमें अलग करता है। तो 90 जब जिन्ना ने कंट्रोल किया था, पाकिस्तान को टेक ओवर किया था, तो उन्होंने उसके साथ बहुत सारे शर्त कर लिया, जब भाई ठीक है, नहीं तुम्हारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो तुम्हारी जितने भी तुम लिबर्टी चाहते हो, हम तुमको देंगे। तो ये करके वहाँ का जो किंग था, उसको अपने मतलब उसमें ले लिया, अपने कह सकते हैं अपने विश्वास में लेके, अपने ट्रस्ट में लेके, उसको साथ उन्होंने अपने में मिला लिया बलूच का। लेकिन वहाँ का जो आम लोग था, वो कभी भी पाकिस्तान के साथ अपने को साथ नहीं मानते थे। ठीक, 1947 से, तो उसी टाइम से फिर बलूची वो हो गया। देखो, पाकिस्तान का मेन देखोगे ना, तो केवल जो भी है वो पंजाब पंजाब प्रोविंस ही है। बाकी सिंध देखो, या खैबर पख्तूनख्वा देखो, या बलूचिस्तान देखो, ये जितने भी रीजन है ना, ये सब ये सब जो है वो कभी अपने आप को पाकिस्तान का मानते ही नहीं है। सब मानते हैं भाई, मैं अलग अलग हूँ, मैच ही नहीं करता, कल्चरली उसका मैच ही नहीं करता है, ये चीज़ है। तो और दूसरा चीज़ क्या है, जो बलूचिस्तान में जैसे चाइनीज़ का जो अभी सी पैक स्टार्ट हुआ, चाइनीज़ पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो बलूचिस्तान से होकर जाता है। जो इसका ग्वादर फूट है पाकिस्तान का, जो बलूचिस्तान में बन रखा है। तो बलूचिस्तान जो है रिसोर्सफुली बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा उस वहाँ पे रिसोर्सेज है, खनिज, जो मिनरल्स के लेवल पे देखोगे, गैस देखोगे, पेट्रोल, इस सब में बहुत ज़्यादा है। लेकिन वहाँ से जो रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन होता है, उसका 5% भी बलूचिस्तान के डेवलपमेंट के लिए नहीं खर्च होता, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप पंजाब का कंट्रोल है। तो लीडरशिप पंजाब है, तो वहाँ से जो खनिज पाकिस्तान ये चाइनीज़ की हेल्प से वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उस पैसे को बलूचिस्तान के डेवलपमेंट में खर्च करना चाहिए, वो करते नहीं है। वहाँ का सोशल लाइफ देखोगे, इकोनॉमिक लाइफ तो बहुत ही लो स्टैंडर्ड का है, मतलब बहुत नीचे है वहाँ पे सब कुछ। जो बेसिक एम्यूनिटी होना चाहिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो चीज़ वहाँ पे कभी क्या ही नहीं। पाकिस्तान जो भी होता है, वो पाकिस्तान के मिलिट्री के हाथ में रहता है, और मिलिट्री का कंट्रोल पंजाब प्रोविंस का ही रहता है मेनली। तो बीएलए उससे हटने के लिए तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा वाले देखोगे, तो वहाँ का जो पख्तून ट्राइब्स है, वो अपने आप को अफगानिस्तान का पार्ट मानते हैं। ड्यूरन लाइन है, ड्यूरन लाइन में अफगानिस्तान है, वो कहता है कि जो भाई, ये तुम ड्यूरन लाइन को अफगानिस्तान मानने को तैयार नहीं है। तो ये उसके वेस्टर्न बॉर्डर पे
ईरान के साथ उसका सही मतलब रिलेशन नहीं। अभी भी एक हफ्ता पहले ईरान ने बहुत सारे उसके जो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के ईरान में जा रहा था, बहुत सारे उसके सिविलियन को ठोका है ईरान ने। तो पाकिस्तान वेस्टर्न पे तो भी तबाह है ही। खैबर पख्तूनख्वा में देखोगे टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो एक ग्रुप है, वो ग्रुप हमेशा परेशान करता रह मतलब परेशान क्या, उसका अपना जेन्युइन कॉज है, वो पाकिस्तान को अपना पेले रहता है वहाँ पे। तो ये वेस्टर्न साइड पे चल ही रहा है। तो ये अभी बता रहे अभी प्रेजेंट का सिचुएशन जो भी है। तो 1971 में ये हुआ था, तो पाकिस्तान लॉन्च ऑपरेशन सर्च लाइट। उन्होंने ब्रुटलिटी हार्ड पावर का यूज करके उसने चाहा कि जब भाई ईस्टर्न पाकिस्तान को हम सप्रेस करके वहाँ को हम कंट्रोल में ले लेंगे, ठीक। उससे क्या हो गया, जब ये ब्रुटल अटैक करने लगा, जब ब्रुटलिटी स्टार्ट प्रोसिक्यूशन उसका स्टार्ट हो गया उसके आर्मी के थ्रू, उसके थ्रू बहुत उसने किया, लोगों को मारा, रेप हुआ, मर्डर हुआ, बहुत कुछ किया। महिलाओं, औरतों, बच्चों, बूढ़ों, किसी को नहीं छोड़ा उसने। फोर्स 100% जो उसका वो उसने लगाया। उससे क्या हो गया, उसके डर के जो बांग्लादेशी जो लोग थे वो भाग भाग के इंडिया के बॉर्डर में, इंडिया में आना स्टार्ट कर दी, क्योंकि तीनों तरफ से इंडिया बांग्लादेश को घेरे हुए है। तो इंडिया में आना स्टार्ट हो गया। तो इंडिया में एक रेफ्यूजी सब प्रॉब्लम हो गया, जब भाई सब उठ के हमारे यहाँ आ रहे थे। हमारे यहाँ भी तो लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, हम कितने को रखेंगे, दूसरी चीज़ हम कितने को रखेंगे, हमारा तो धर्मशाला है नहीं जो भाई जिसको आना है आ जाओ। कोई भी जनरल जेन्यून कॉज होगा तभी तो तुमको हम रख सकते हैं। तो वो चीज़ स्टार्ट हो गया था इंडिया में। एक रिफ्यूजी का प्रॉब्लम स्टार्ट, ओवरवेल्म विथ रिफ्यूजी, प्रिपेयर डिप्लोमेटिकली एंड मिलिट्री फॉर द इंटरवेंशन। इंडिया ने देखा कि भाई इसको अब सॉल्व आउट करना जरूरी है, क्योंकि ये अगेंस्ट द ह्यूमनिटी है। हमारे घर के बगल में इस तरह से मतलब ह्यूमनिटी को खत्म किया जा रहा है, ह्यूमनिज्म को खत्म किया जा रहा है। तो वी हैव टू हैव मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको कंसर्न में लें और उसको हम प्रॉपर उसमें एड्रेस करें। तो फिर इंडिया प्रिपेयर्स, इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी रिलायड द ग्लोबल फॉर सपोर्ट एंड सिक्रेटली प्रिपेयर्ड इंडियन मिलिट्री, द मुक्ति वाहिनी, बांग्लादेश फ्रीडम फाइटर रिसीव द ट्रेनिंग एंड सप्लाई फ्रॉम द इंडिया। तो जो वहाँ का जो लीडरशिप था उसको हमने मतलब सपोर्ट मतलब करना, क्योंकि उसका जेन्यून कॉज था। तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया था जो उसको सपोर्ट करे। तो मुक्ति वाहिनी क्या है, मुक्ति वाहिनी आप ये समझिए एक सिविलियन है, सिविलियन लोग हैं। वो इस प्रोसिक्यूशन जो पाकिस्तानी मिलिट्री कर रहा था उसके खिलाफ वो लोग खड़ा हो गए जो नहीं हम इससे फाइट करेंगे। तो वो एक मुक्ति वाहिनी एक लोगों का सिविलियन का ग्रुप था, जिसको की ट्रेनिंग, जिसको की आर्म्स, जिसको की एमिनेशन, इस चीज़ की जरूरत पड़ी थी, ठीक। तो वो मुक्ति वाहिनी बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर थे अगेंस्ट द पाकिस्तान मिलिट्री, ठीक है। तब लेकिन पाकिस्तान उससे कंट्रोल में नहीं आ रहा था। फिर दिसंबर 3 1971 पाकिस्तान प्रीएम्प्टली स्ट्रक द इंडियन एयरबेस, इंडिया डिक्लेयर द वॉर। अब पाकिस्तान को जब ये लगा, जब ये मुक्ति वाहिनी जब पाकिस्तान को काउंटर कर रहे थे उस टाइम, पाकिस्तान को लगा जब ये भाई ये इंडिया कर रहा है, ये इंडिया सब कुछ कर रहा है, हम इससे इंडिया को सबक सिखाएंगे। ये सिर्फ ये सोच कर पाकिस्तान ने क्या किया, सबसे पहले हमारे ऊपर अटैक कर दिया। हमारा जो एयरबेस था उस पर अटैक करते, एक एयरबेस हो गया आगरा एयरबेस, अम्बाला और एक पठानकोट, ये तीनों एयरबेस पे पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, हमने किए। तो पाकिस्तान ने जब अटैक कर दिया तब तो भाई इंडिया को तो उसको जवाब देना ही था। तो इंडिया ने फिर उसका आंसर देना स्टार्ट किया। द कन्फ्लिक्ट ओपन ऑन द टू फ्रंट, द मेन वन इज द ईस्ट पाकिस्तान और डिफेंसिव वन इन द वेस्ट। अब इंडिया को दो फ्रंट पे फाइट करना था। एक तो पहले बांग्लादेश को है प्रोटेक्ट करना था, बांग्लादेश में जो कर रहा था इम्यूनिटी के ग्राउंड पे हमें वहाँ पे प्रोटेक्ट करना था वहाँ के लोगों को, तो इधर करना था। दूसरा हमारे जो वेस्टर्न बॉर्डर थे उस पर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, तो फिर उसको भी जवाब देना था। अब देखिए यहाँ से वॉर स्टार्ट होता है, तो इसमें दो चार ऐसे वॉर हुए जो कि मतलब थोड़ा बताने मतलब वो मतलब बहुत इंडियन मिलिट्री की ब्रेवरी को दिखाता है। देखो द बैटल ऑफ लोंगेवाला, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी with 120 men held 200 Pakistani soldiers and 45 tanks in Rajasthan. Indian force jets destroy enemy army armor by the daylight. The victory inspired by the Bollywood movie. ये जो मूवी देखते हैं ना, बॉर्डर मूवी में जो दिखाया गया है वो जो बैटल ऑफ लोंगेवाला है, उसी का है। जो मतलब इंडिया के 120 जो मिलिट्री पर्सनल थे, वो पाकिस्तान के 2000 पाकिस्तानी सोल्जर और 45 टैंक इसको तबाह कर दिए थे। उसमें एक बैटल हुआ था, इसमें रात में हुआ था, उसमें दिखाया गया ना बॉर्डर में रात में लड़ाई हुई थी, सुबह में जब जाके हमारा एयरफोर्स आया फिर उसको खत्म किया। देखिए फाइट, लेफ्टिनेंट निर्मल जीत सिंह सेखौंद फेसिंग द 6 enemy aircraft alone over Srinagar, he managed to shot down two before being shot down himself
पोस्टमसली अवार्डेड द परमवीर, मतलब 6 इनेमी का एयरक्राफ्ट जो था उसको हम श्रीनगर में उड़ा दिए थे। ये कौन थे? निर्मल जीत सिंह शेखावत। ठीक। अब देखिए, द मार्च टू ढाका, द इंडियन फोर्स, अब क्या किया इंडियन फोर्स को ढाका में करना था। इंडियन फोर्स अंडर द जनरल जगजीत सिंह अरोरा bypassed the stronghold and moved rapidly to Dhaka, held the operation like the Meghna Haley Bridge, stunned the enemy. Dhaka was surrounded in the 10 days। अब हम घुस गए थे वहाँ पे, ठीक, ढाका में। तो इंडिया पाकिस्तान वॉर फुल, द नेवी ऑपरेशन कराची। हाँ, ये जो देखते हैं पीएनएस गाजी, under the Operation Trident and Python, the Indian Navy attacked Karachi, destroying the ship and oil tanks. December 4 celebrated as the Indian Navy Day in memory of this stunning success। जो हमारा नेवी था ना पाकिस्तान के, ये जो कराची एयरबेस है ना, उसको तबाह कर दिए थे। ठीक, तबाह कर दी थी पाकिस्तान के इसको। इसमें हमारा एक आईएनएस करंज था, आई थिंक, मैं नाम आपको बताता हूँ। आईएनएस करंज था जो कि जिसको पाकिस्तान ने डुबा दिया था। फिर एक पीएनएस गाजी को भेजा था पाकिस्तान ने। हमारे जो उस टाइम का जो एयरक्राफ्ट कैरियर था, आई थिंक आईएनएस विराट था या विक्रांत, ये जो हमारा एयरक्राफ्ट उस टाइम एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसको तबाह करने के लिए, मतलब उसको डुबाने के लिए पीएनएस गाजी को उसने भेजा था। जो कि पीएनएस गाजी खुद ब खुद उस पर ब्लास्ट हुआ, जो बे ऑफ बंगाल है उसमें खत्म हो गया उसका पीएनएस गाजी। हमने उसे ठोक दिया था, जो भी मानिए। तो ये हुआ था। तो 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है, क्योंकि हम हमारा जो अटैक था पाकिस्तान के कराची एयरबेस, मतलब जो उसका बेस था ना मिलिट्री, ये इसका नवल बेस था, उसको हम तबाह कर दिए थे इसमें। ये बहुत ब्रेवरी का था। द सरेंडर ऑफ ढाका, द 16 दिसंबर 1971, लेफ्टिनेंट ए के नियाजी सरेंडर्ड, लेफ्टिनेंट जनरल अरोरा, 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर लेट डाउन देयर आर्म्स। इट वाज द लार्जेस्ट सरेंडर सिंस द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, बांग्लादेश वाज बॉर्न एंड द वर्ल्ड अपलॉडेड द इंडियन मिलिट्री एंड ह्यूमैनिटेरियन अचीवमेंट। ठीक, समझ गए। 93,000 सैनिकों को हम लोगों ने सरेंडर करवाया था उसमें 1971 में। ठीक। तो फील्ड मार्शल से मानिक शाह चीफ स्ट्रेटजी 1970 में थे। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा जो ढाका में सरेंडर करवाए थे। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चंदपुरी डिफेंड द लोंगोवाला, लोंगोवाला जो हुआ था जिसपे बॉर्डर मूवी बनी हुई है। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह शेखान एयर हीरो, जो कि एक श्रीनगर में 6 उसके एयरक्राफ्ट को हम उड़ा दिए थे। मेजर होशियार सिंह बैटल ऑफ बसंतर हीरो। ठीक। तो ये ओवरऑल हुआ था। यदि थोड़ा इसको हम वर्ल्ड सिनेरियो देख लें तो 97 में क्या हुआ था, जब ये बैटल, जब लड़ाई हुआ था, तो इंडिया को जो कोल्ड वॉर का टाइम था, तो जो वेस्ट थे वो उसको सपोर्ट कर रहे थे, किसको? पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। तो अमेरिकन ने अपना जो 7th फ्लीट है उसका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भेज दिया था बे ऑफ बंगाल में, भेज रहा था। तो इंडिया को भी चाहिए भाई, तो यूएसएसआर ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया था। तो एक फुल स्केल वॉर होने वाला था। लेकिन जब तक अमेरिकन मतलब वो आता है, उसका एयरक्राफ्ट कैरियर आता है हम बे बंगाल में, तब तक हम लोगों ने सरेंडर करवा लिया था बांग्लादेश का। अब वैसे भी यदि अमेरिकन आता तो यूएसएसआर हमारे साथ था, यूएसएसआर ने भी अपना भेज दिया था एयरक्राफ्ट कैरियर। तो इस तरह से यूएसएसआर जो हमारा आज इतना ऑल वेदर फ्रेंड कहते हैं, या यूएसएसआर को हम किसी भी कंडीशन में सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जब बुरा टाइम था, एक तरह से बुरा टाइम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वेस्ट उस टाइम पूरा पाकिस्तान को अपने कंधे पे बिठा के घुमा रहा था। ठीक। पाकिस्तान को बिठा के घुमा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान को वो समझ रहा था जब भाई ये मेरा चेला है, ये पूरा एशिया में रहेगा तो ये एशिया को कंट्रोल करके रखेगा। तो कंधा पे घुमा के पाकिस्तान बनाया भी गया है। यदि आप हिस्ट्री पढ़ोगे, इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ोगे, तो बांग्लादेश जो ब्रिटेन का जो पॉलिसी थी, जब आप मैन्युटली मैक्रो लेवल पर उसको जो स्टडी करोगे तो देखोगे ब्रिटेन ये समझता ही था 1857 के बाद से, या आप नाइन जब गांधीयन फेज स्टार्ट हुआ, तो उसी टाइम से ब्रिटेन समझता था कि भाई हम आज न कल जाएंगे ही जाएंगे। वो केवल इस स्ट्रैटेजी में था कि भाई हम जाएंगे तो हम यहाँ से कितना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लॉन्ग टर्म के लिए उठा के यहाँ से जाए, कितना हम एडवांटेज लेके जाए, जब इवन यहाँ पे हम यहाँ नहीं भी रहे तो मेरा इनडायरेक्टली यहाँ पे कंट्रोल रहे। तो ब्रिटेन की पॉलिसी उसी टाइम से 1915, मतलब 1915 से जब गांधीयन पीरियड स्टार्ट हुआ, उसी टाइम से जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1905 में, उसी टाइम से ब्रिटिश को लग गया था कि हमें आज न कल जाना ही जाना है। तो ब्रिटिश उसी टाइम से लग गया जो भाई हम इंडिया को यहाँ से तो जाना है, ये 10 साल में जाए, 20 साल में जाए, 25 साल में जाए, लेकिन हम अपना एक चेला तो बना के रखेंगे ना, जिसको देखेंगे जो भाई रखता है, कंट्रोल करता है कि नहीं करता है। तो ये उसी टाइम से उसका चल रहा था। तो उसमें उसने सक्सेस हासिल किया, जिसमें इंडिया को उसने बंटवारा करवा दिया और पाकिस्तान बनाया। तो वेस्ट और जो अमेरिकन थे पूरा,
वो लॉबी जो था पाकिस्तान को कंधे पे लेके घूम रहे थे। उस टाइम पाकिस्तान को मिलिट्री लेवल पे बहुत सारा आर्म्स, एम्युनिशंस, एयरक्राफ्ट, बहुत कुछ उसको दे रहे थे, समझ गए। तो इंडिया का उस टाइम हम नॉन अलाइंसमेंट जो हम गुट निरपेक्ष वाला ग्रुप में थे, ठीक। लेकिन फिर टाइम टाइम पर जैसे कि स्वेज कैनाल क्राइसिस हो गया, या कोरिया वाला क्राइसिस हो गया, या फिर इधर जो ईस्टर्न यूरोप में चल रहा था, जिसमें यूएसएसआर ने बहुत कुछ इंटरवीन किया था, तो उस टाइम हमारा स्टैंड थोड़ा सा क्लियर हुआ था, और थोड़ा सा हम यूएसएसआर के सपोर्ट में, जो एक न्यूट्रल था, हम आना स्टार्ट हो गए थे। तो हमारे लिए उस टाइम एक बहुत बड़ा मतलब ये वाला सिचुएशन था, जो भाई हमें कोई ना कोई तो हेल्प करेगा ही करेगा। और दूसरा जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उस टाइम ने 70s में, वो सोशलिज्म और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को, तो मतलब नियर टू सोशलिस्ट में भी आप मान के चल सकते हैं, जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट, इस दोनों का बीच वाला जो होता है ना, नियर टू सोशलिज्म थे, वो वाला लीडरशिप था। तो वो यूएसएसआर के जो आइडियोलॉजी से हम बहुत नियर थे, हमारा लीडरशिप उस टाइप था। तो यूएसएसआर ने हमारे सपोर्ट किया था, तो यूएसएसआर ने अपना भेजा था, नवल फ्लीट भेजा था इसमें। तो फिर हमने अमेरिकन को दिखाया, जब भाई तू आएगा तो वो भी आएगा, तो फिर अपना तुम दोनों देख लो। लेकिन उससे पहले जब तक होता तब तक हम लोगों ने बांग्लादेश में सरेंडर करवा लिया था। तो इस तरह से बांग्लादेश का जन्म हुआ था, समझ गए। So this is the main story behind this. So thank you.